हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपने 2 लेक्चर गिर चुके हैं इसके कोसी और अपनों ने गिर दिया है इसमें नोजी न्यूक्लियर और हुसर इफेक्ट गिर दिया था। अब इसके बाद स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे 2D एनएमआर की टेक्निक थी, 2 टेक्निक और बची है वो मैं आपको करवा दूंगा, डायरेक्ट वाले करवा दूंगा, ये याद है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन 13 एनएमआर में अपन पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट क्या होता है, पी कैसे निकलती है, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है और अपन एल्कीन की केमिकल शिफ्ट निकालेंगे। तो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन आता है अपने, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है समझाइए। तो अपन इसमें क्या लेते हैं, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम लिखेंगे, 3-4 एग्जाम्पल लिखेंगे, केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे और कपलिंग कांस्टेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जल्दी से लिखिए अपन कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह ही एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह ही एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम कार्बन के आइसोटोप 6C और 6C30 यानी कार्बन का जो आपके एटॉमिक नंबर वो 6 है, एटॉमिक मास 13 है, उसका क्या करते हैं अपन स्टडी करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टडी करते हैं। इसके बाद में लिखिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कार्बन 13 एनएमआर है, वह अर्थ पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है 1H एनएमआर की तुलना में। जिस प्रकार से कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल आते हैं या 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट हाइड्रोजन के कारण सिग्नल आते हैं या पीक प्राप्त होती है, वहीं इसमें या कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन के अलावा जो अदर ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के रूप में हो सकते हैं, उनके कारण सिग्नल आते हैं तथा यह केमिकल शिफ्ट की पीक अपनी एक्चुअल पीक में प्राप्त ना होकर अलग अलग प्राप्त हो जाती है, अपने एनवायरमेंट से अलग प्राप्त हो जाती है स्टूडेंट। उसे क्या कहते हैं अपन, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब देखिए कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कार्बन 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को निम्न प्रकार से विभिन्न कर सकते हैं या इनका डिफरेंस दे सकते हैं। रिलेटिव टाइम 1H एनएमआर का 1 मिनट में 30 क्या करता है mg, 1 मिनट में 30 mg इसका रिलेटिव टाइम रहता है। जबकि कार्बन 13 का क्या रहता है स्टूडेंट, 1 मिनट यहाँ पर रहता है आपके स्टूडेंट 30 मिनट में क्या करता है ये 30 मिनट में 30 से 40 ग्राम भार क्या करता है ये बताता है। अब इसके बाद में गायरो मैग्नेटिक रेशियो, इसमें गामा एच होता है, गामा एच अपॉन 4, इससे 4 कम है और इससे 4 ज्यादा है, ठीक है। इसमें 4 कम प्राप्त होता है और ये ज्यादा प्राप्त होता है। गायरो मैग्नेटिक रेशियो स्टूडेंट होता है हाइड्रोजन के जो विभिन्न एटम होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, उनकी काम जो है रेशियो आता है, उसे गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट कार्बन 13 में एक जैसे होने के कारण इनकी केमिकल शिफ्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। कार्बन 13 में नेग्लिजिबल होती है, जबकि कार्बन 13 के साथ अदर कोई एटम जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों प्रकार का है, तो उसके कारण क्या होती है, हमें पीक होती है वह प्राप्त होती है या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू प्राप्त होती है। कार्बन 13 एक जैसी होगी, कोई शिफ्ट नहीं देगा, कार्बन 13 H देगा, इस प्रकार से। अब इसकी मैं CH4 की बता रहा हूं स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीक या नंबर ऑफ स्प्लिटिंग इसके कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो भी करेंगे अपन। स्प्लिटिंग में अंतर क्या है, पीक में, कपलिंग कांस्टेंट में। स्प्लिटिंग में अंतर है स्टूडेंट पास वाला रूल n+1 रूल फॉलो करता है, ये करता है स्टूडेंट n+1 रूल ये बताता है कि स्प्लिटिंग होगी वो किस प्रकार से होगी या सिग्नल आएंगे, ठीक है। केमिकल शिफ्ट सिग्नल
केमिकल शिफ्ट सिग्नल आया हुआ है, जैसे कि जैसे ये पीक क्या है, पीक क्या होती है, पीक शिफ्टिंग के कारण जो पीक होती है वो शील्डिंग और डिशील्डिंग के कारण आती है। कपलिंग कांस्टेंट क्या है, दो पीकों के बीच की बदले की दूरी, कपलिंग कांस्टेंट भी आया हुआ है स्टूडेंट। कपलिंग कांस्टेंट जैसे अपन डिनोट करते हैं, यहां से बता देता हूं, छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। कपलिंग कांस्टेंट जैसे और कपलिंग कांस्टेंट जैसे डिनोटेड करते हैं, इसमें क्या होती है, टू पीक्स डिस्टेंस यानी दो पीक के बीच की दूरी। अब केमिकल शिफ्ट है, n+1 का रूल लगाते हैं, लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर रूल लगाते हैं अपन CH4 में। CH4 में स्टूडेंट अपनों ने पता है CH4H। यहाँ पर स्टूडेंट अपन रूल लगाएं 1HNMR का, तो अपने को पता चलेगा कि 1HNMR एक कार्बन से जुड़े हुए एटम स्टूडेंट 1HNMR। तो यहाँ पर सिग्नल कितने आएंगे स्टूडेंट, ऐसे देखा जाए तो इसके सिग्नल कितने आएंगे, 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन में, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन स्टूडेंट। इसमें कार्बन 13 C13 NMR में देखिए कार्बन एक ही है और उससे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो कार्बन 13 अपन TMS का यूज करते हैं ना, टेट्रामेथिलसिलेन स्टैंडर्ड मानक, एक सिग्नल देगा NMR, कार्बन 13 NMR, सिग्नल एक पीक प्राप्त होगी। जबकि इसमें 1HNMR है, इसमें कितनी पीक प्राप्त होगी, इसमें 5 होगी। ठीक है, 4 ये रही, एक वहां पर n+1 कर दी। ठीक है, यहाँ पर भी पीक प्राप्त होगी, एक प्रकार का है स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक पीक प्राप्त होगी स्टूडेंट, ये होगी एक पीक बड़े वाली प्राप्त। ये है इस प्रकार। पास्कल ट्राइंगल भी बताऊंगा क्या होता है, वो आप बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये कर लिया, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कर लिया, ये NMR कर लिया, नेग्जिबल। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या आता है, अपने सल्टा दूंगा स्टूडेंट, बिल्कुल टेंशन न लो, एक पार्ट को अपन डाल डालते हैं। अब इसके बाद में अपन क्या करना स्टूडेंट, अब यहाँ पर पीक स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल हेडिंग लगा लीजिए, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, इसमें लिखिए स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल है वह n+ रूल से निकाले जाते हैं, n+1 रूल से निकाले जाते हैं, यहाँ पर लिखिए स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल n+1 रूल से निकाले जाते हैं। इसमें एग्जांपल करवाऊंगा मैं आपको, फिर फैक्टर और फैक्टर करवाऊंगा, लाइन वाइज चलेंगे। n+1 रूल से निकाले जाते हैं, इसमें क्या है, इसमें लिखिए नेबरिंग, n बराबर नेबरिंग, नेबरिंग NEIGH नेबरिंग ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसे, नेबरिंग ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन कितने लगे हुए उसके, वो है NMR। अब यहाँ पर देखिए स्टेट में ले देता हूँ, यहाँ पर CH3 CH2 केमिकल शिफ्ट इसके बाद में आएगा। ठीक है, CH3 ये है एक, तो एक है CH3 अदर CH3 CH2 डबल CH2, यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर ये आ गया, एक ये भी आता है स्टूडेंट CH3 C डबल CH3, कैसे भी आ सकता है स्टूडेंट। सबसे पहले अपना टाइप ऑफ प्रोटॉन अलग है स्टूडेंट और पीक अलग है, याद रखना। टाइप ऑफ प्रोटॉन के सिग्नल 1HNMR में है, कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन है देख स्टूडेंट, यहाँ पर ये सेम है, A है, ये सेम है, B है, तो A है, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका क्या आएगा, वन टाइप ऑफ प्रोटॉन है, यानी एक टाइप के प्रोटॉन है, तो ये क्या बताएगा, यानी ये बता रहा है कि वही एक सिग्नल आएगा इसका 1HNMR में। इसका सिग्नल देखिए कितना आएगा, यहाँ पर CH3 में वैलेंस से ज्यादा कर दिया, CH2 ठीक है, मामला सेट है। अब यहाँ पर देखिए कितने टाइप के प्रोटॉन है, एक तो स्टूडेंट ये +I इफेक्ट वाला है, लेकिन ये और ये सेम है, sp3 कार्बन है, 2 रेक्टिन sp2 है और 2 रेक्टिन sp2 है। ठीक है, 2 रेक्टिन sp2, 2 रेक्टिन sp2, 2 ये रहे और एक रेक्टिन sp2 है, sp2 कार्बन ये है, sp2 ये है। यहाँ पर पी कितनी आएगी स्टूडेंट, एक यहाँ पर हो गई B, ये भी B बोल लूं, ये भी B बोल लूं, तो इसके 2 पीक्स या 2 सिग्नल। स्प्लिटिंग नहीं है, ये सिग्नल्स है। स्प्लिटिंग आती है अलग, स्प्लिटिंग का मतलब होता है जो कोई भी पीक है वो कितने में डिवाइड हो रही है, ये याद रखना। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर sp3 और यहाँ पर क्या है
स्टूडेंट 2 और 1 3 sp3, सारी sp3 है, sp3 और ये 2 और 1 3 4 sp3, इसका एक सिग्नल आएगा या इसकी एक पीक 1 पीक आएगी। उतार लीजिए स्टूडेंट, आगे समझ में स्प्लिटिंग सिग्नल अब दर्शाऊंगा मैं आपको किस प्रकार से जाहिर है, आ गया ना। अब देखिए केमिकल शिफ्ट और यहाँ पर स्प्लिटिंग सिग्नल आ गया। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग सिग्नल देंगे CH3 CH2 और यहाँ पर Br। सबसे पहले अपन टाइप ऑफ प्रोटॉन बताने हैं, एक ये है और बी ये है। क्यों अलग अलग कैसे हो सर, इसके साथ प्लस इफेक्ट है जुड़ा, ई से ज्यादा दूरी पर है। अब अपन ये बता सकते हैं अगर किसी के साथ क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है, ये माइनस दर्शाता है स्टूडेंट, माइनस जुड़ा हुआ है तो इसका जो केमिकल शिफ्ट है वो ज्यादा आएगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी, केमिकल शिफ्ट ज्यादा आएगा, शिफ्ट ज्यादा। और ग्राफ में क्या बनेगा स्टूडेंट, ग्राफ बनेगा इसके बीच के वो दूर बनेगा, क्या बनेगा दूर, ग्राफ दूर बनेगा टीएमएस से क्या बनेगा दूर बनता है। और ये इसके केमिकल शिफ्ट में पास है तो टीएमएस के क्या बनता है ये केमिकल शिफ्ट से यानी टीएमएस से दूर बनेगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी, वैल्यू ज्यादा, इसकी कम आएगी। क्यों, यहाँ डी शील्डिंग होगी स्टूडेंट और यहाँ पर शील्डिंग होगी, यहाँ पर डी शील्डिंग होगी और यहाँ पर क्या होगी शील्डिंग होगी। ये बताऊंगा आपको शील्डिंग अपन ज्यादा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट। अब इसके सिग्नल निकाल के देता हूँ आपको, ए व बी अपने को पता चल गया 2 टाइप के प्रोटॉन है तो सिग्नल भी 2 प्रकार के आएंगे। तो मैं इसको फर्स्ट नंबर कार्बन दूं, ए के लिए स्प्लिटिंग देखिए 3 यहाँ पर है, इसको कोई मतलब नहीं है। इससे पास वाले देखे, इससे पास वाले पे 2 हाइड्रोजन 2 + 1 n+1 का रूल मैंने बताया तो 2 + 1 कितना आ गया 3 के लिए क्या आता है ट्रिपलेट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखिए इस बी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बी के लिए देखिए n+1 का रूल है, इससे डायरेक्ट कौन सा जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसके कितने स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 3 है, 3 + 1 4 तो 4 आएगा क्वाड्रेट यानी स्टेट में 4 स्टेट में डिवाइड होगा, ये 3 भी होगा। सिग्नल देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 3 को बनाते हैं ऐसे, फिर एक पीक बड़ी और फिर एक पीक छोटी, ठीक है। और यहाँ पर 4 को कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, एक ये और 2 बराबर और फिर एक ये, इस प्रकार से 4 पीक दर्शाते हैं, याद रखना ये पीक हो गई। अब इसके बाद में लिखिए केमिकल शिफ्ट, बड़ा बताऊं या छोटा बताऊं, केमिकल शिफ्ट एंड केमिकल वैल्यू, ठीक है। केमिकल शिफ्ट लिखिए, केमिकल शिफ्ट क्या लिखना है स्टूडेंट, केमिकल शिफ्ट यानी शिफ्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट में देखिए केमिकल के कारण जो शिफ्ट प्राप्त होती है केमिकल शिफ्ट, या इलेक्ट्रॉन ग्रुप के कारण जो प्राप्त होती है केमिकल शिफ्ट। इसमें लिखिए केमिकल शिफ्ट में लिखिए, केमिकल शिफ्ट वह शिफ्ट होती है, केमिकल शिफ्ट वह शिफ्ट होती है जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है जिसके कारण कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है जिसके कारण कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और उस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है जिसके कारण जो केमिकल शिफ्ट है वह एक्चुअल पोजीशन पर प्राप्त ना होकर POIST एक्चुअल पोजीशन पर प्राप्त ना होकर क्या होता है, अलग या प्लेस्ड हो जाता है, प्राप्त ना होकर उससे दूर प्राप्त होता है तो ऐसा शिफ्ट केमिकल शिफ्ट प्राप्त होता है, केमिकल शिफ्ट कहलाता है। समझ गए, केमिकल शिफ्ट कहलाता है। और मेनली बात करें तो ये क्या आएगा, एग्जाम्पल लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डी शील्डिंग दर्शाएगा ये, डी शील्डिंग, DESEHILD, डी शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डी शील्डिंग दिखाता है। ठीक है, ये केमिकल शिफ्ट हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, प्लस आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो केमिकल शिफ्ट आ जाती है। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन पर फिर से बता देता हूं, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जब इससे कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ जाता है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण जो सिग्नल होता है वह एक्चुअल प्राप्त ना होकर उससे दूर प्राप्त होता है, तो ऐसा जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, केमिकल शिफ्ट कहलाती है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख दूं, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या EN कम, केमिकल शिफ्ट कम, ये भी एक तरीका है, केमिकल शिफ्ट कम, EN ज्यादा, केमिकल शिफ्ट ज्यादा, क्या होगा स्टूडेंट, केमिकल शिफ्ट भी क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा प्राप्त होगा, ज्यादा इंक्रीजमेंट में प्राप्त होगा। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ पर ये है ना केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मैंने बताया, वो भी लिखना है। ठीक है, लिख लेना। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये हो गया। अब इसके बाद में स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल करवा दूं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का, एग्जांपल करवा दूं। इलेक्ट्रॉन पहले शील्डिंग और डी शील्डिंग और देख लीजिए, शील्डिंग और डी शील्डिंग, ठीक है, शील्डिंग और डी शील्डिंग, ठीक है, शील्डिंग और डी शील्डिंग, SHEILD, शील्डिंग का मतलब होता है शील्ड है उसके पास, और डी शील्डिंग SHIELD, शील्डिंग और डी शील्डिंग देखिए, यानी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर डी शील्डिंग देखिए, शील्डिंग में लिखिए, शील्डिंग हमें तब देखने को मिलती है जब हमारे पास कोई कार्बन है और कार्बन से जुड़े हुए जब हमारे पास कोई कार्बन होता है और उस पर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और दूसरा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी हमारे पास कार्बन के साथ अगर कोई एटम जुड़ा हुआ है तो अगर एटम जुड़ा होने के कारण जो उस एटम का जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है यानी अपने न्यूक्लियस के ऊपर लगाया गया, कोई कार्बन होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करता है, कार्बन अपने क्या करता है, गति करता है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे बी नोट से डिनोटेड करते हैं, बी नोट है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब एक ही दिशा में होते हैं तो ऐसी प्रक्रिया डी शील्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डी शील्डिंग कहलाती है, या ऐसे में लिखिए केमिकल शिफ्ट में शील्डिंग हुआ है, डी शील्डिंग दो प्रक्रिया आती है। डी शील्डिंग में लिखिए, जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब किसी एटम में अप्लाइड मैग्नेटिक एटम को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस समय उस एटम का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बाह्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तथा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में हो तो ऐसी प्रक्रिया डी शील्डिंग कहलाती है। तथा यह डी शील्डिंग हमें एक जैसे परमाणु के बीच ना देखने को मिलकर अलग अलग परमाणु के बीच में देखने को मिलती है।
एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, जैसे NO2 खींचता है। दूसरी बात कौन खींचता है? फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली खींचती है। अगर ये आपको दिख जाए तो ये आ जाएगा। और इसके कारण लिखिए, इसके कारण जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वह ज्यादा प्राप्त होती है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, डेल का मान लिख देता हूं मैं, ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए शील्डिंग। शील्डिंग में लिखिए जब किसी एटम पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी एटम पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी एटम पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दिशा में ना होकर अलग अलग दिशा में हो तो ऐसी प्रक्रिया शील्डिंग कहलाती है। अलग अलग दिशा में, यानी ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो कांस्टेंट आ जाएगा 0। ठीक है, ये एक जैसे परमाणु भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक जैसे परमाणु भी हो सकते हैं। कार्बन के मध्य यह शील्डिंग हमें एक जैसे परमाणु के मध्य देखने को मिलती है, या इसके साथ कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन जो इसकी डेंसिटी बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वही तो लगाओ, या इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तब हमें शील्डिंग देखने को मिलती है। तथा शील्डिंग होता है, जो शील्डिंग होता है वह डेल के मान या केमिकल शिफ्ट के मान में कम वैल्यू दर्शाता है, कम वैल्यू देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में केमिकल शिफ्ट की अपन एक ग्राफ बना देते हैं। केमिकल शिफ्ट का ग्राफ बना देता हूं मैं, आपको याद रखना है। ये ग्राफ बना के आए, केमिकल शिफ्ट में नंबर पाए, पीपीएम में वैल्यू आती है, पता ही अपने को। टीएमएस यहाँ पर 0 होता है स्टूडेंट, ये केमिकल शिफ्ट डेल की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर 12 तक जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 12 तक देखिए। इसके लिए कार्बन 13 NMR में पीपीएम में वैल्यू हाईएस्ट 12 तक होती है, हाईएस्ट 12 तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शील्डिंग, डी शील्डिंग, मैं लिखता हूँ शील्डिंग, डी शील्डिंग, डी शील्डिंग और शील्डिंग, डी शील्डिंग SHIELD, डी शील्डिंग और शील्डिंग SHIELDING। दो एग्जाम्पल लिखाऊंगा इसके लिए, फिर आपको मैं करूंगा। अब यहाँ पर शील्डिंग, डी शील्डिंग है, तो शील्डिंग, डी शील्डिंग है। अब मैं सिग्नल बताता हूँ। डी शील्डिंग का मतलब है इसका डी से डी का मतलब वैल्यू क्या आना, दूर आना। यहाँ पर 10 आ रही, यहाँ पर 8 आ रही, यहाँ पर 12, यहाँ पर 7 आ रही, तो ये यहाँ पर डी शील्डिंग जाएगा। केमिकल शिफ्ट से दूर जाना, वैल्यू ज्यादा प्राप्त होना। और शील्डिंग का मतलब है इससे पास आना, ये है शील्डिंग, ये है शील्डिंग। क्या है? SHIELDING, ये है शील्डिंग, इसका पास आना। तो ये शील्डिंग, डी शील्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट, और ये टीएमएस है 0, इसकी वैल्यू होती है 0, स्टैंडर्ड मान है। तो ये केमिकल शिफ्ट हो गए। अब केमिकल शिफ्ट हो गया, अब केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक भी आज बता दूंगा मैं आपको। अब इसके बाद देखिए, केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक, केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक, केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट, क्या लिखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट लिखिए। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट। इसके बाद में 2 कारक लिख लीजिए। ठीक है, वैसे तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर 2 लिखिए। अपन 4 भी बना सकते हैं, शील्डिंग है, डी शील्डिंग भी बना सकते हैं, और यहाँ पर अपन बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की केमिकल शिफ्ट क्या होता है? विपरीत होता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव पैटर्न। फर्स्ट लिखिए डी शील्डिंग SHIELDING, डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, EN एटम।
डायरेक्ट लिखा देता हूँ स्टूडेंट, मैं बता सकता हूँ यहाँ पर डी शील्डिंग लिख लीजिए, डी शील्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, डी शील्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है किसके, आता है स्टूडेंट, डी शील्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है डेल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है डेल के, डेल यानी केमिकल शिफ्ट के। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए स्टूडेंट, इसके मैं दो एग्जांपल, एक भी करवा दूं आपको, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का भी पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी शील्डिंग है, इफेक्ट है, तो देखिए CS3 CS2 और NO2, ठीक है, इसके कारण डी शील्डिंग हो रही है, माइनस है, ठीक है, प्लस में माइनस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पर अपन क्लोरीन लगा देते हैं, क्यों इतना क्लोरीन लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं तो सिग्नल डाउनफील्ड, सिग्नल क्या जाएगा, डाउनफील्ड में जाएगा। दूसरी बात जाएगी सिग्नल डाउनफील्ड में जाएगा, इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आती है, sp3 की जो ppm पे आती है वो आती है 10 से 25 के बीच में, 25 ppm के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, जबकि इसके बाद में आती है CS2, ये भी sp3 है तो 10 से 25 ppm पे आएगी, लेकिन इसकी 10 से 25 ना आकर क्या आ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ने के कारण इसकी 40 से 50 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, 40 से 50 ppm, क्योंकि क्या है इसके साथ ग्रुप कौन सा लगा है, डी शील्डिंग माइनस आई वाला इफेक्ट लगा है, डाउन फील्ड में चला जाएगा। अब इसके बाद में ये लिख लिया, अब दूसरी प्रक्रिया में लिखिए, शील्डिंग लिखिए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए, शील्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल, इसमें लिखिए स्टूडेंट प्लस आई प्लस CS3 ग्रुप लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, CS3 लिख लीजिए, तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम, केमिकल वैल्यू भी सेम, वैसे इतनी सेम नहीं आएगी, इसकी अपने पास आती है 11.8 ये वैल्यू। ठीक है, अलग अलग वैल्यू, सिग्नल क्या जाएगा, अप फील्ड में जाएगा, सिग्नल जाएगा अप फील्ड में, क्या जाएगा, सिग्नल अप फील्ड, ये लिख लीजिए, ये बना लीजिए। इफेक्ट ऑफ EN का आइटम था, EN एटम, इफेक्ट ऑफ डीशील्डिंग ऑफ EN एटम, इफेक्ट ऑफ डीशील्डिंग इफेक्ट किस प्रकार से क्या प्रभावित करता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट, 2 नंबर ये आ गया ना रे, 2 नंबर आ गया ना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका केमिकल शिफ्ट क्या होता है स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 3 नंबर में लिखिए, 2 नंबर में लिखिए स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, 2 नंबर प्रोवाइड करने वाला कार्य करना, 3 नंबर लिखिए हाइब्रिडाइजेशन, इसमें लिखिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वह भी हाइब्रिडाइजेशन को प्रभावित करती है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्रभावित होती है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी प्रभावित होती है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्रभावित होती है, इसमें निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसमें लिखिए स्टूडेंट, ऑर्डर लिख देता हूं मैं, sp2 फिर यहाँ पर sp2 फिर यहाँ पर sp फिर यहाँ पर sp3, ये ऑर्डर आएगा sp और यहाँ पर sp3, इस प्रकार से आएगा sp3 और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट ac, ये याद रखना, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन ऑर्डर बढ़िया है। वो ये ऑर्डर आता है केमिकल शिफ्ट के केस में, क्यों आता है ऐसा ऑर्डर, क्योंकि जो वैल्यू आती है वो इसकी ज्यादा आती है, sp2 की ज्यादा आती है, sp की कम आती है, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट लगता है इसमें, एनाइसोट्रोपिक लगती है इन दोनों में, इसमें नहीं लगती है। इसमें करेक्टर भी क्या है, एस के कम है, इसमें एस के थोड़े सबसे ज्यादा है, इसमें एस के करेक्टर इसकी तुलना में कम है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू लेके चलते हैं अपन केमिकल शिफ्ट की sp2 में, वो कितनी आती है, लिखिए स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट sp2 में 110 से 120 वैल्यू ppm पर आती है, जबकि इसकी वैल्यू आती है sp की आती है 60 से 90 के बीच में आती है, 90 ppm पर, और sp3 की वैल्यू आती है 0 से 25 ppm पर। ठीक है, आ गया ऑर्डर। हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार प्रभावित करता है, इस प्रकार प्रभावित करता है, अगर किसी भी केमिकल का संकरण हो रहा है sp2 तो वो 110 से 120 के बीच में, sp हो रहा है 60 से 90 के बीच में, sp3 हो रहा है 0 से 25 के बीच में। ठीक है, अब सिग्नल वाले चले क्या, अब इसके बाद में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब इसके बाद में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट,
इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, 4 नंबर लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़ता है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट्स का भी क्या करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किस पर, इस पर पड़ता है कार्बन 13 पर। इस प्रकार से कार्बन 13 बता रहा हूँ केमिकल शिफ्ट पे। स्टूडेंट अपने पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट, मैं ले लेता हूँ आप भी, अपन देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 ये ले लिया, CH3 CH2 CH2 CH। अब आपको पता चल रहा होगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ 13.7। CH2 sp3 है, sp3 लेकिन ये टर्मिनल कार्बन है, एल्केन की बात करें तो टर्मिनल की थोड़ी वैल्यू अलग आती है। इसकी 13.7 sp3 है लेकिन इनकी वैल्यू उनके बीच में रहेगी 22.6। इसकी कितनी है 22.6, 34.5 34.5 और यहाँ पर ये 13.7 है, तो ये भी क्योंकि टर्मिनल है ना 13.7, ये अलग है, ये टर्मिनल है। एक एग्जांपल याद कर लेना, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, इनकी और इनकी सेम रहेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी क्योंकि इसके साथ माइनस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट हुआ है तो इसकी वैल्यू 44 चली जाएगी, 44.3 आ जाएगी इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। और इसकी स्टूडेंट 22.6 रहेगी, 22.6 और टर्मिनल की 13.7 रहेगी, 13.7 22.6 44 कर देना, ठीक है। अब समझ 13.7 टर्मिनल की है, जो इंटरनल है जो मिडल में है उनकी 22.6 रहेगी और 34.5 रहेगी, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए ये आ गया अपने सिग्नल हो गए। अब स्टूडेंट इसके बाद में मैं आपको एक चीज और लिखा रहा हूँ जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को बताता है स्टूडेंट, वो लिखिए, एक ऑर्डर लिखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया केमिकल शिफ्ट आ गया, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब ऑर्डर लिखिए, एक ऑर्डर और लिखा देता हूं मैं, केमिकल शिफ्ट वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ ग्रुप, केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ ग्रुप, वैल्यू ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये स्टूडेंट अपने को नेट में काम आती है। यहाँ पे अपन का एक एग्जांपल करेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या एग्जांपल करें और क्या से क्या चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 से 40 कार्बन क्या हो, sp3 हो। जब कार्बन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, sp3 तो संकरण है लेकिन हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो 40 से 80 आएगी, आप लिख दोगे देखना। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी वैल्यू आती है 150 से 220 ppm पर, ठीक है। और 100 sp2 को मैंने बता दिया, sp है उसकी वैल्यू कमी आती है ना, sp की 80 से 115 आती है sp की, और यहाँ पर जो आपकी आती है 100 से 150 sp2, 100 से 150 आती है sp2, इस प्रकार से आती है। देखिए कैसे आएगी वो वैल्यू। यहाँ पर अपन ग्रुप ही लेते हैं CH3 CH, CH3 CH3 CH डबल CH C डबल O और CH3, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। और CH3 लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, CH3 लिखे 40 से 80 40 से 80, ठीक है सुने। अब देखिए अब इसमें देखिए वैल्यू लिखना होता है आपको। वैल्यू देखिए कार्बोनिल ग्रुप की मैं बताता हूँ 150 से 200 ppm। इसका सिग्नल बनाएंगे तो 150 से 200 ppm आएगा। इसी ppm में चलती है स्टूडेंट, या इसका अपन ppm में इसको चेंज भी कर सकते हैं केमिकल शिफ्ट को, ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये कौन सा है, sp2 है, sp2 है। sp2 के लिए मैंने कितनी बताई, sp2 के लिए आपकी वैल्यू आ रही है 100 से 150 के बीच में, तो 100 से 150 के बीच में, 100 से 150 के बीच में। sp3 की कितनी आ रही है, sp3 की कितनी आ रही है 10 से 40 के बीच में, इसके 10 से 40 के बीच में वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट sp3 तो है लेकिन क्या है, sp3 के साथ में कोई हेलोजन ग्रुप है, 40 से 80 आएगी, 40 से क्या आएगी 80 आएगी। तो ये हो गया स्टूडेंट आपको फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। मैंने आपको बता दिया कौन से केमिकल शिफ्ट फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, शील्डिंग, डीशील्डिंग, और अगर कोई सब्स्टिट्यूट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो तो वो क्या करता है, केमिकल शिफ्ट को डिफाइन करता है। ये हो गया इस प्रकार से। अब अपन जाएंगे स्टूडेंट इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, तो सिग्नल है, सिग्नल देने आ गए अपन को बताने। अब इसके बाद अपन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद अपन कैलकुलेशन ऑफ
केमिकल शिफ्ट, वो भी किसमें पढ़ेंगे अपन, केमिकल शिफ्ट की एक कैलकुलेशन कर देंगे, वो भी किसमें कर देंगे अपन, हेटेरो एटम एंड एलिफेटिक ऑफ ओलिफिन में, इसमें लेके चलेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।